सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बताइए। जी मैं बढ़िया, आप बताइए। हो गया लोहड़ी का सेलिब्रेशन, और क्या होता है इसमें, कुछ खास नहीं होता। आज ओके, नमिता का जन्मदिन है। ओके नमिता बच्चा, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान खुश रखे आपको, खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए और आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट करें। ओके महजबीन का भी जन्मदिन है आज। ओके महजबीन, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे। खूब तरक्की कीजिए जिंदगी में, आप भी खूब आगे बढ़िए, आने वाला जन्मदिन अपने जेआरएफ के साथ ही सेलिब्रेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक नई यूनिट शुरू करने लगे हैं। आई होप कि आरसी आप लोगों को अब समझ आ गया होगा और आप लोगों ने आरसी की प्रैक्टिस प्लस रीडिंग दोनों शुरू कर दिए होंगे। ठीक है, आरसी की प्रैक्टिस करना भी आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा और आरसी की जो रीडिंग है वो भी आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा। सो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने आरसी की प्रैक्टिस और रीडिंग, जिसको आप स्क्रीन रीडिंग मैंने आप लोगों को बोला था, वो करना आप लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लोगे तो धीरे धीरे इसे ही हो सकता है भी कुछ एक दो क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट में भी पॉसिबल है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे होंगे, बट क्या बोला था मैंने, आपने उस चीज को छोड़ना नहीं है। पीडीएफ शेयर कर दिया, इसी कोर्स की अपडेट्स में जाइए। इसी कोर्स की अपडेट्स में कल मैंने वो 2019 वाले सारे आरसी शेयर कर दिए थे, 20 वाले उसके बाद शेयर कर दूंगा। हाँ आईसीटी के फुल फॉर्म्स रह गई हैं, वो भी मिल जाएंगी, टेंशन मत लो, एक एक करके सब कुछ मिल जाएगा। कोर्स कोर्स को खोलिए और उसके अपडेट्स में जाइए। ऊपर अपडेट्स होता है ना, जैसे कोर्स में जब आपने एनरोल किया होगा तो लेफ्ट साइड के ऊपर अपडेट्स लिखा हुआ होता है, वहां पे मिल जाएगा। चलिए, हाँ हाँ इसी कोर्स में है, आरसीसी में किया ना, इसी कोर्स की अपडेट में। चलिए हम अभी शुरू करने लगे हैं इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक
यहां पर आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि इंडियन लॉजिक के साथ साथ आजकल आप लोगों को वेस्टर्न लॉजिक के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। इंडियन लॉजिक तो पूछा जा ही रहा है, उसके साथ साथ आपको वेस्टर्न लॉजिक भी पूछा जा रहा है। ज्यादातर इंडियन लॉजिक से पूछा जाता है, बीच में एक आधा क्वेश्चन जैसे अरिस्टोटल का, हेगल का, कॉज का, मटेरियलिस्टिक कॉज, कुछ इस तरीके के कुछ कॉज वगैरह, केंट वगैरह से वेस्टर्न लॉजिक से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम दोनों को कवर करेंगे, चाहे हमारा इंडियन लॉजिक हो चाहे हमारा वेस्टर्न लॉजिक हो। ठीक है, दोनों को हम कवर करेंगे, दोनों लॉजिक्स को हम कवर करेंगे। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, दो पार्ट्स में कर रहे हैं हम लॉजिकल रीजनिंग को। लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है वो इसके बाद शुरू होगा, मतलब जो आपका इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग वगैरह है उसी का एक पार्ट इंडियन लॉजिक है जो मैं यहाँ पे आप लोगों से कवर करने वाला हूँ। ठीक है जी, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक है ये एक, आप ऐसा ही मान के चलो कि ये स्टैटिक पोर्शन की तरह है। स्टैटिक पोर्शन समझ रहे हो ना, इसमें ना ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो आप लोगों को एज इट एज याद करने पड़ेंगे। क्या आएंगी? टर्म्स आएंगी। ठीक है, जो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का मतलब कि वो उनको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप समझने बैठोगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा। पहली बात तो एक तो ये होता है ना कि हम किसी चीज को समझ लेते हैं, तो इस वजह से हम उसको समझने के हिसाब से शुरू करते हैं। बेटा नया ग्रुप ही है ये, कंप्लीट बैच ही चल रहा है। ठीक है, हर यूनिट का इंडिविजुअल आ रहा है, तो आप किसी भी क्लास से शुरू कर सकते हो, बट स्टार्टिंग से कीजिएगा जो भी कर रहे हो। तो स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप लोगों को चीजों को एज इट एज याद करना पड़ेगा, हाँ मगअप करना पड़ेगा। जैसे अब हेतु, लिंगा, लिंगी, पक्ष धर्माता, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। एक एक करके याद करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। और दूसरा एक बात और, इसमें से आप 100% मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि इसमें डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिट्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिट्टो समझ रहे हो ना? हर बार एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों ने फोकस करना है जो हर बार पूछे जाते हैं। एक वही क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो 4-5 बार पूछा जा चुका है फॉर्मल फैलेसी से। जब अपन फॉर्मल फैलेसी की बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, वो वही एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है फैलेसी से। ठीक है, तो ये एक एक करके हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं पीडीएफ अपलोड कर लूं। ओके,
अब ये एक आर्ग्यूमेंट की ना टर्मिनोलॉजी है, अभी ये हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको। प्लीज बातें बंद करो, शुरू कर रहे हैं। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज, सिर्फ बेसिक्स को ही पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, YouTube वाला सेम यही, इसी की रिवीजन होती है, तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और हर वैसे भी अभी YouTube पे कुछ नहीं चल रहा, तो फिलहाल आप प्लस पे ध्यान दीजिए। आर्ग्यूमेंट टर्मिनोलॉजी। आर्ग्यूमेंट टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी रीजनिंग, जब हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में हम दो तरीके की रीजनिंग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक आपको पता है इंडक्टिव, दूसरी होती है डिडक्टिव। और फिर उसी को बेस बना के हमारे पास आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं, जिसमें एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बन जाता है और एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बन जाता है। कौन कौन सा? एक इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बन जाता है, एक डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बन जाता है। हमारे पास दो ही तरीके के आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं। एक कौन सा आर्ग्यूमेंट बन जाता है? डिडक्टिव बन जाता है। एक आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास इंडक्टिव बन जाता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब आप कोई टर्म दे रहे हो जो आप किसी को कन्विंस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब समझ रहे हो ना, आप अपना पॉइंट रख रहे हो, आप अपना पॉइंट रख रहे हो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर जो डिडक्टिव होता है, उसकी आगे दो टाइप्स बन जाती हैं। एक वैलिड बन जाता है, अभी इसको याद नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इसका ओवरव्यू समझ लो। नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक पूरा 2 घंटे का टॉपिक है ये। एक वैलिड होता है और एक फिर एक इनवैलिड होता है। और जो वैलिड होता है उसकी आगे दो क्लासिफिकेशन है, साउंड और अनसाउंड हो जाएगा, और जो इनवैलिड है वो अनसाउंड होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, जो इंडक्टिव है वो भी दो तरीके का हो जाएगा, एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और एक हो जाएगा वीक। एक आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा? जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? वीक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो आपका कोजेंट आर्ग्यूमेंट हो जाएगा या फिर अनकोजेंट हो जाएगा, और जो वीक है वो भी आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? अनकोजेंट ही हो जाएगा। दैट विल आल्सो भी अनकोजेंट, ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आएगा और आपको समझाना भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमें टॉपिक शुरू करना है इंडियन लॉजिक। हमें शुरू करने हैं प्रमाण। यहां से हमने शुरुआत करनी है प्रमाण से। प्रमाण, देखिए, जो नॉलेज है बेसिकली, ये जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे ना आपके सिलेबस में, प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, मतलब हमारे पास 6 अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं जिससे हमें क्या मिलती है? हमें नॉलेज मिलती है। क्या है? हमारे पास 6 अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं, जिन मेथड से हमें क्या मिलती है? हमें नॉलेज मिलती है, ठीक। और ये जो नॉलेज है वो वैलिड भी हो सकती है, वो इनवैलिड भी हो सकती है। जो वैलिड नॉलेज है उसको प्रामा का नाम दिया जाता है। प्रामा मतलब वैलिड नॉलेज, और अ मतलब नेगेटिव कर दिया तो इनवैलिड नॉलेज। नॉलेज दो तरीके की हो सकती है, वैलिड नॉलेज भी हो सकती है और इनवैलिड नॉलेज भी हो सकती है। नॉलेज कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड एज वेल, ठीक है, दोनों तरीके की हो सकती है। द कंसेप्ट प्रमाणा इज डिराइव्ड फ्रॉम अ संस्कृत रूट। जो प्रामाण वर्ड है ना, ये प्रामा से आया। प्रामा का मतलब होता है करेक्ट नोशन या ट्रू नॉलेज, बेसिस, फाउंडेशन या फिर एक्यूरेट नोशन। मतलब कोई चीज जो सही है, एक्यूरेट नोशन बोल सकते हो, एक्यूरेट नॉलेज बोल सकते हो, ट्रू नॉलेज बोल सकते हो। तभी तो ये जो वर्ड प्रमाण आया है वो नॉलेज के प्रति हमें बताता है कि नॉलेज है, ये नॉलेज है वो सही नॉलेज है। तो जो प्रमाण से हमें नॉलेज मिलती है, द नॉलेज दैट वी गेट फ्रॉम द प्रमाण, वो हमारी वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होती है। मतलब प्रमाण, वो बोलते हैं ना कि प्रमाण का मतलब प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मतलब बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जैसे प्रूफ होता है, सबूत क्या है इस चीज का, ये बताइए। हम बोलते हैं ना कि इस चीज का क्या सबूत है, किस चीज का क्या सबूत है, हम उस एविडेंस की बात करते हैं,
किसकी बात कर रहे हैं? एविडेंस की बात कर रहे हैं। तो ये होता है आपका प्रमाण। प्रमाण का मतलब प्रमाण, मान का मतलब नॉलेज, प्रमाण मतलब वैलिड। वैलिड नॉलेज है वो आपकी प्रमाण के थ्रू हमें मिलती है। और जो प्रामा वर्ड है उसको आप प्रूफ भी बोल सकते हो, मीन्स ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हो, करेक्ट नोशन भी बोल सकते हो, ट्रू नॉलेज भी बोल सकते हो, बेसिस भी बोल सकते हो, फाउंडेशन, जो आप इसको बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। इट इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये बोलता है कि नॉलेज की ये वो थ्योरी है, एंड इनकम्पासेस वन और मोर रिलायबल एंड वैलिड मीन्स व्हिच मीन्स ह्यूमंस गेन कैन एक्यूरेट एंड ट्रू नॉलेज। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमें नॉलेज मिलती है, जो हमें नॉलेज मिलेगी वो एक तो वैलिड होनी जरूरी है और दूसरा उसका एक्यूरेट होना जरूरी है। ठीक है, कि भाई जो नॉलेज हमें मिलेगी उसका एक्यूरेट होना जरूरी है और साथ में उस नॉलेज का वैलिड होना जरूरी है। ठीक है, रिलायबल होना चाहिए जिसपे हम क्या कर सके, हम भरोसा कर सके। तो प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ नॉलेज, जहां से हमें नॉलेज मिलती है। नॉलेज दो तरीके की है, वैलिड और इनवैलिड भी हो सकती है। परामा एक संस्कृत रूट है जिसका मतलब होता है ट्रू नॉलेज, मान मतलब प्रूफ, मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। अरे यार मेरे को एक बात समझ नहीं है, अभी तुम पहली स्लाइड पढ़ा रहा हूं, तुम कहां से कहां पहुंच गए? सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर पता कैसे चलेगा वैलिड है इनवैलिड है? आप लोगों को हले अभी पता ही क्या है? मेरे को एक बात बताओ। तो मैं सिर्फ मैंने प्रमाण का मीनिंग बताया, अभी प्रमाण की टाइप्स आएंगी, अनुमान का स्ट्रक्चर आएगा, फॉर्मल फैल्सिस, इतनी सारी चीजें आएंगी। अब इतना क्यों भागते हो? मेरे को ये बात समझ नहीं आती। अभी शुरू तो करने दो ना, पहली स्लाइड पे हूं अभी मैं, उसको भी मैंने खत्म नहीं किया। सब पता चलेगा, अभी थोड़ा ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश। यही रीजन है कि आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती। मतलब मैं आपको जितना पढ़ा रहा होता हूं ना, अगर सिर्फ आप उतने पे फोकस करो ना तो आपका बेड़ा पार हो जाए। सीरियसली बोल रहा हूं, ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। जितना पढ़ा रहा हूं ना उतने पे बहुत जोर से फोकस रखते हैं, उतनी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, सब क्लियर हो जाएगा। अब जो प्रमाण है ना, इस वर्ड से चार और नए वर्ड निकल के आते हैं। पहला है परमात्मा, प्राम्य, प्रमाणा और प्रामिति। चार तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, चार तरीके के एलिमेंट्स आते हैं। इस ये मैथ्स का कॉलम में पूछा गया आपको। प्रमाता बांध लो, ठीक है जी। प्रमाता, मैंने तो परमात्मा बोल दिया। प्रमाता, प्रमाता का मतलब क्या है? वो बंदा जिसको नॉलेज है, द नोअर। जैसे भगवान की बात होती है ना, परमात्मा बोल देते उसको, यहां पर प्रमाता की बात हो रही है। तो परमाता का मतलब क्या हुआ? वो बंदा नोअर, जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज है, दैट इज परमाता। भगवान बोल सकते, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन जिसको नॉलेज है, जो जानता है, जो जानता है। प्रामेया, प्रामेया का मतलब क्या हुआ? जिसको जाना जा सकता है। प्रामेया, नोएबल, जिसको जाना जा सकता है, जिसके बारे में नॉलेज ली जा सकती है। प्रमाण मैंने आपको अभी बताया, प्रोसेस ऑफ नोइंग, कि वो नॉलेज कैसे ली जाएगी। वो जो नॉलेज है वो कैसे मिलेगी, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या है, हाउ वी विल गेट द नॉलेज। और प्रमिति, प्रमिति का मतलब नॉलेज अचीव्ड बाय प्रमाण। प्रमाण के बाद जो आपको नॉलेज मिलती है, मतलब इस स्टेप को फॉलो करने के बाद
जो आपको नॉलेज मिलती है उसको आप क्या बोल देते हो? प्रमिति। ठीक है, मैं चारों चीजों को रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रमाता। प्रमाता मतलब जो जानता है, जिसको सब पता है। प्राम्य, प्राम्य का मतलब क्या हुआ? जिसको जाना जा सकता है, जिसके बारे में जान सकते हैं, जिसकी नॉलेज हमें मिल सकती है। प्रमाण का मतलब वो नॉलेज कैसे मिलेगी, वो प्रोसेस ऑफ नोइंग। और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो आपके पास नॉलेज आ रही है उसको आप प्रमिति का नाम दे दो। ठीक है जी, दैट इज प्रमिति। क्लियर है जी? चार एलिमेंट्स हैं, तो मैच द कॉलम में चारों पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति। ठीक है, अब प्रमेय मतलब जिसको जाना जा सकता है, और प्रमाण जो उसको जानने का प्रोसेस है। अब ये जो नॉलेज हमें मिलती है, प्रमिति का मतलब जो लास्ट में आपके हाथ में जो नॉलेज आती है, ठीक है, प्रमाण के थ्रू जो आपको नॉलेज मिलती है उसको उसको बोलते हैं। अब हमारे पास बेसिकली न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिकली अलग अलग फिलॉसफीज हैं। देखो मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्रेश कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम हो रही है रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मेरे एंड से सब कुछ सही चल रहा है। प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि मेरे एंड से तो सब कुछ सही चल रहा है। तो हमारे पास अलग अलग स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक को भी पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो उसमें एक स्कूल आता है न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी में हमें ये 6 टाइप्स, या वैदिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमें 6 टाइप्स के प्रमाण दिए गए। ये स्कूल्स हैं, इसका आगे डिटेल भी आएगी, पहले आप लोग ये याद रखो। ठीक है, अभी इस न्याय को छोड़ दो, फिलहाल के लिए आप सिर्फ ऐसा समझो कि वेदों के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेदास, क्योंकि ये ना ये टोटल 6 है। अब बुद्धिज्म में इसको कम माना गया है, जैन में अलग माना गया है, ठीक है, मतलब वो अलग कंसेप्ट है। फिलहाल के लिए पहले आप लोगों ने इस चीज को याद रखना है कि हमारे पास टोटल 6 तरीके के प्रमाण हैं टोटल, जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, बताया ना, टाइप्स ऑफ प्रमाण का मतलब क्या हुआ कि मीन्स ऑफ नॉलेज। तो उसके बाद हमें ये 6 तरीके के मीन्स दिए हुए हैं, ये 6 तरीके के मेथड दिए गए हैं, ये 6 टाइप ऑफ अप्रोचेस दी गई हैं। दीज आर द अप्रोचेस, दीज आर द मेथड्स, जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिलती है। ठीक है, 6 तरीके के। अब इसका एक छोटा सा निमोनिक है ये। वैसे तो ये निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप लोगों को इस नोट कर लीजिए। कुछ लोगों को पी के जीने की आस पैदा होती है, तो बस ये बिल्कुल उसी तरीके से। तो हमारे पास 6 तरीके से नॉलेज होती है, जिसको याद करने के लिए आप इस निमोनिक को दिमाग में रख सकते हो। समझ रहे हो? कुछ लोगों को शराब पीने की बहुत आदत होती है, समझ रहे हो? कुछ लोगों को शराब पीने की बहुत आदत होती है, मतलब इतनी ज्यादा आदत होती है कि वो पानी से ज्यादा शराब पीते हैं। जितना हम नॉर्मल पानी पीते हैं उससे ज्यादा वो शराब पी जाते हैं। हमारी क्लास में तो नहीं है कोई जो शराब पीता है? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोल। कोई है हमारी क्लास में जो ड्रिंक करता है? कौन है जो हमारी क्लास में ड्रिंक करता है? यस सर। ओके, कुछ बच्चे पीते हैं और कुछ नहीं भी पीते। चलो वो तो देखो अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है ना, वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है। ठीक है, उसमें मतलब देख,
ये हम इंडिविजुअलिज्म वाला कंसेप्ट पढ़ के आए ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला, तो इसमें आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अगर आप पीते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं नहीं मैं नहीं पीता भाई, हम तो प्योर वेजिटेरियन, हमारे नहीं है। तो अगर आप पीते हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं पीते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अब ये हमारे पास 6 तरीके से है परसेप्शन: इन्फरेंस, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन, नॉन परसेप्शन। और एक क्वेश्चन तो आपको यहां से ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपको यहां से ही पूछा जाता है। ये 6 टाइप से: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, शब्द और अनुपलब्धि। अब हम इसको देखो, ये ना जो नीचे लिखे हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना, याद करना। देखो सबसे पहले जो हमें नॉलेज मिलती है, आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष, परसेप्शन, जब आप किसी चीज को परसीव करते हो। परसीव क्या मतलब, कैसे करोगे? आप डायरेक्ट परसीव करोगे या सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप किसी चीज को देखोगे, सुनोगे, सूंघोगे, चाटोगे, वट जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के हिसाब से हमें जो नॉलेज मिलती है, तो बोलता है ना, वही बताया था ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो आपकी आंखों के सामने है। समझ लो, जो आपकी आंखों के सामने है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, तो वो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जिसको जो डायरेक्ट नॉलेज मिलती है, जहां से जो नॉलेज मिल रही है वो डायरेक्ट मिल रही है। जहां से नॉलेज मिल रही है वो क्या मिल रही है? डायरेक्ट मिल रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, बीच में कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पहले एक नॉलेज लोगे फिर दूसरी नॉलेज पे पहुंचोगे, नो, डायरेक्ट नॉलेज। फिर आता है अनुमान। अनुमान जिसको आप इन्फेरेंस बोल रहे हो। अनुमान मतलब इन्फर करना, इन्फर करना मतलब एक साइंटिफिक गैस लगाना, एक साइंटिफिक गैस लगाना। गैस लगाने का मतलब ये फिर इनडायरेक्ट नॉलेज होगी। इनडायरेक्ट नॉलेज होगी। अब इनडायरेक्ट नॉलेज कैसे होगी? आप एक चीज को बेस बना के किसी दूसरी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, जैसे आप बादलों को देख के बोल सकते हो कि आज बारिश होगी, अनुमान लगाते हैं। कहीं पे धुआं निकल रहा है तो आप अनुमान लगाते हो कि वहां पर आग लगी होगी, है ना। प्रिडिक्शन की जाती है और ये यूनिवर्सल होती है, ये साइंटिफिक होती है। अब कहीं पे भी धुआं निकल रहा हो, अगर धुआं निकल रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई कहीं पे आग लगी होगी तभी तो धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो अनुमान होता है वो एक तरीके से यूनिवर्सल फिनोमिना होता है, जिसके अंदर हम ये सोचते हैं, हम यहां पर क्या करने की कोशिश करते हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वहां से जो नॉलेज मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है, अनुमान। देन आता है उपमान। उपमान का मतलब होता है इन कंपैरिजन, एनालॉजी। जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो और उससे आपको नॉलेज मिलती है। कि ए चीज बी जैसी है, बी चीज ए जैसी है, जब आप इस तरीके से दो चीजों को कंपेयर करते हो। ठीक है, जब हम कंपैरिजन से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, वो आपका उपमान होता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, टेंशन मत लो। सुरभि आप उसकी टेंशन मत लो बच्चे, आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। अगर ये आगे पीछे भी लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब क्या है? अर्थापत्ति का मतलब होता है डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या, आप अजम्पशन बना देते हो।
मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उन सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे आप एक डेरिवेशन निकाल लेते हो, आप एक अजम्पशन बना लेते हो। या दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड, अजम्पशन। और ये जो अजम्पशन होती है वो आप लोगों की पर्सनल होती है। तो अजम्पशन पर्सनल होने की वजह से सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस पे बेस होती है ना। अजम्पशन के बेस पे, अब अजम्पशन तो मेरी, जैसे मुझे क्या लगता है उस चीज की बात हो रही है, ठीक है, मुझे क्या लगता है, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे कोई चीज सही लग रही है तो वो मेरे हिसाब से सही है, किसी और के हिसाब से वो गलत भी हो सकती है। यस और नो। तो ये एक तरीके से पर्सनल एस्पेक्ट में आ जाएगा। इसको अनुमान के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अनुमान में क्या था, अनुमान में आप साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, यहां पर ऐसा नहीं है। धारणा कह सकते हो, अजम्पशन कह सकते हो, जो आपकी इच्छा है आप वो कह सकते हो। देन आता है शब्द। शब्द का मतलब क्या हुआ, शब्द तो आप लोगों को कुछ भी पता ही है। शब्द का मतलब लिखे हुए शब्द, बोले हुए शब्द, सुने हुए शब्द, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। वर्बल टेस्टोमनी। वर्बल का मतलब जैसे जो लिखा हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को वर्डिंग के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लिखे हुए शब्द है यहां पर, और फिर मैं कुछ बोल भी रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इन चीजों को हम किसके अंदर कवर करते हैं, दैट कम्स अंडर शब्द। शब्द का मतलब रिलाइंग ऑन वर्ड्स, जब आप शब्दों पे भरोसा करते हो, जो आपको नॉलेज मिल रही है वो कहां से मिल रही है, आप सोचते हो कि यार जो मुझे नॉलेज मिल रही है वो वर्ड्स के थ्रू मिल रही है, वो पास्ट प्रेजेंट के रिलायबल सोर्सेस, जैसे वेदास। वेदास में जो लिखा हुआ है आप उसको क्या मानते हो कि सच है, जो वेदों में लिखा हुआ है भाई वो सच है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो, आप उस पर क्वेश्चन नहीं करते हो। यस और नो। आप उसको बस बोल लेते हो कि ये सही है, आप उस पे रिलाय करते हो, ऐसा। देन आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है नॉन परसेप्शन, नेगेटिव या कॉग्निटिव प्रूफ। किसी चीज के ना होने से, किसी चीज के ना होने से, किसी चीज के एब्सेंट होने से, किसी चीज की एग्जिस्टेंस ना होने से जो आपको नॉलेज मिलती है वो क्या है, दैट इज अनुपलब्धि। जैसे बोलते हैं ना कि क्लास में से शोर आ रहा है, इसका मतलब वहां पर टीचर नहीं है, टीचर ना होने की वजह से शोर आ रहा है। इस फूल में खुशबू नहीं है, ठीक, इस बॉडी में दिमाग नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। किसी चीज के ना होने से, नॉन एग्जिस्टेंस, एब्सेंस से जब हमें किसी तरीके की नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुपलब्धि। उसको हम क्या बोल देते हैं, अनुपलब्धि। ठीक है, तो मैं 6 के 6 को एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद यही पढ़ने वाले हैं आगे, टेंशन मत लो। एक एक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है 15 मिनट में पढ़ेंगे, पर अनुमान को 15 मिनट में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ, जो परसेप्शन है, जो आपकी आंखों के सामने है, जो डायरेक्ट आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सेंसेस के थ्रू जो आपको नॉलेज मिल रही है, वो वाले। अनुमान का मतलब क्या हुआ, जब आप गैस लगाते हो, एक साइंटिफिक गैस लगाते हो, ठीक है, यूनिवर्सल गैस लगाते हो, एक चीज को बेस बना के दूसरी चीज के बारे में आपको जब नॉलेज मिलती है। उपमान का मतलब क्या होता है, जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो। देखो उपमान में अप लिखा हुआ है ना, अपमान, उपमान, अप एंड डाउन, ऐसे दो चीज याद रखो कि दो चीजों को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, कि कोई चीज ऊपर है और एक दूसरी चीज नीचे है। जब हम दो चीजों को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर, कंपैरिजन से जो हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है जी, कंपैरिजन से जब हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है।
अब एनालॉगी बोल देते हैं इसको, मिलती है ना या नहीं मिलती है? जैसे बोल दिया जाए, वो बंदा बोल दे कि हाँ भाई तेरी सहेली है वो कितनी सुंदर है, तो बोले क्या कि वो तो चांद जैसी है ना? इतना सुन के चांद ने आत्महत्या कर ली थी। बट ये एक कंपेयर करने का तरीका है, मतलब आप इससे एक गैस लगा सकते हो कि भाई वो बहुत सुंदर होगी, यही मीनिंग तो यही हुआ ना, मीनिंग तो यही निकला ना। यस और नो? आमतौर पे आप मूवीज वगैरह में बड़े बड़े जो शायर होते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, उसमें ऐसे ही वो बोला जाता है, तो इससे तो हमें नॉलेज मिल जाती है ना, कि ना, जैसे बोल दिया कि भाई उसका नेचर कैसा है, कि किसी बंदे का नेचर कैसा, तो आप बोलते हो कि भाई वो तो निरी आग है। आग का मतलब आप इससे ये तो बना सकते हो कि भाई उसका नेचर बहुत गुस्से वाला है, उसके अंदर बहुत आग है, उसके अंदर बहुत गुस्सा है। समझ रहे हो ना? सो दिस इज समथिंग जहां पर आप दो चीजों को कंपेयर करते हो। जब आप कंपेयर करते हो तो वहां से आप लोगों को क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। अर्थापत्ति थोड़ा कंसेप्ट बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, और सबसे इजी क्वेश्चन यहां से आता है। अर्थापत्ति का मतलब होता है आप लोगों के सामने एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को बेस बना के आपने एक अजम्पशन बनाई। जैसे आप अपने घर में आए, आपने अपनी मम्मी को आवाज लगाई, आप दोनों रूम में गए, वहां पर भी नहीं है, फिर आप किचन में गए, वहां पर भी नहीं है, बालकोनी में गए, वहां पर भी नहीं है, तो आपने एक अजम्पशन बना ली, सर्कमस्टांसेस के बेस पे भी हो सकता है आपकी मम्मी वॉशरूम में होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि मम्मी घर पे ही होती है, तो अगर वो किचन में नहीं है या रूम में नहीं है तो मे भी हो सकता है वो वॉशरूम में होंगे। दिस इज द अजम्पशन। अब जरूरी तो नहीं है कि ये सही हो सकता है मम्मी किसी और काम से बाहर गई हो, मार्केट गए हो, किसी पड़ोस में गए हो। समझ रहे हो ना? तो जो अर्थापत्ति होता है वो आपका सही भी हो सकता है, इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। अर्थापत्ति जो है वो आप लोगों की ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है ना? अनुमान में ऐसा नहीं होता, अनुमान में आपके पास एक वैलिड प्रूफ होता। अनुमान में तो आप बादल को देख के बोलोगे ना बारिश होगी। अनुमान में फिर अगर इस चीज को रिलेट करना है तो फिर आप अपने घर पे बोल सकते हो, आप मम्मी का मुंह देख के बोल सकते हो कि आज पिटाई होगी, अगर मम्मी का मुंह गुस्से वाला है, उसको आप अनुमान लगा सकते हो, फिर वो अर्थापत्ति में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? अर्थापत्ति का मतलब होता है वो सिर्फ अजम्पशंस जो आपने बनाई है ना, वो जो अजम्पशंस आपने बनाई हैं जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। जिसका क्या नहीं है बेटा? जिसका कोई प्रूफ नहीं है। देर इज नो प्रूफ एट ऑल। सॉरी, बीच में स्ट्रक हो गया था। तो समझ रहे हो ना? जो जो अर्थापत्ति है, जो अजम्पशन है, वो सिचुएशन के बेस पे होगी, वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। इट कैन बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। आई, शब्द तो आप लोगों को पता चल गया, शब्द का मतलब क्या हुआ? जो आपको नॉलेज वर्ड से मिलती है, जो शब्दों से नॉलेज मिलती है, लिखे हुए, बोले गए। कोई पर्सन है जिसपे आप भरोसा करते हो, ठीक है, कोई पर्सन है जिसपे आप भरोसा करते हो कि उसने ये शब्द बोला, तो उसको आप शब्द बोल देते हो। और देन आता अनुपलब्धि, उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि किसी चीज के ना होने से जब आपको नॉलेज मिलती है। समझ? जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, इट रिटर्न वर्क, रिटर्न देखो, वर्बल का मतलब तो वर्ड्स होते हैं, तो लिखे हुए भी हो सकते हैं, बोले हुए भी हो सकते हैं, है ना? तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, उसका आप जब आंसर देने की कोशिश करते हो तो आप दोनों साइड से फंस जाते हो। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं इस चीज को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, कि क्या आपके पेरेंट्स को पता है कि आप पागल हो?
आंसर यस और नो में करो, या तो यस में करो या फिर नो में करो। अब चाहे आप यस करो या नो करो, एक बात तो कंफर्म है कि आप इससे पागल साबित हो जाओगे। ये एक्चुअली में एक फैलेसी है, दैट फैलेसी इज नोन एज फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ये एक फैलेसी होती है। फैलेसी का मतलब एरर, फैलेसी का मतलब होता है एरर, जो आप गलती कर रहे हो। क्लियर है? राइट? ऐसा होता है ना कि कई बार आप लोगों के सामने क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है कि आप उसका आंसर करो या ना करो, एक ही मीनिंग निकल रहा है। जैसे ये एग्जांपल हमने ली, आप फंस जाओगे। राइट? सो ये हमारे पास 6 टाइप्स के प्रमाण हैं। अब इसमें से क्वेश्चन तो सभी से पूछे जाते हैं। ये जो प्रत्यक्ष है और अनुमान है, ये आपको डिटेल में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष को और अनुमान को, क्योंकि यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी सारी टाइप्स हैं जो यहां से बनती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। यहां पर ज्ञान या कॉग्निशन, उसी को एप्रीहेंशन और कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया। मतलब न्याय फिलॉसफी ने नॉलेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक वो बोलते हैं स्कूल है, ठीक है, ये एक फिलॉसफी का स्कूल है कि जो प्रमाण है ना, उसमें से हमने 6 प्रमाण पढ़े ना, तो उसमें से बोला कि जो उसमें से 4 है ना, वो आपको वैलिड नॉलेज देते हैं। इन्होंने अनुपलब्धि और अर्थापत्ति, इसको इन्होंने इनवैलिड माना है। ठीक है जी, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इसको इन्होंने इनवैलिड माना है। ये बोलते हैं कि इनसे जो नॉलेज मिलती है वो वैलिड नहीं है। बाकी जो परसेप्शन है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, कंपैरिजन है, और साथ ही साथ जो वर्बल टेस्टिमोनी है, शब्दा, वो हमें वैलिड नॉलेज बताती है। और उसके साथ कुछ इन्होंने इनवैलिड नॉलेज के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे मेमोरी, डाउट, एरर, व्यप्रिया, हाइपोथेटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये इनवैलिड नॉलेज के अंदर आ जाएंगे। मतलब इन्होंने 4 सोर्स को ही क्या माना है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। ये भी आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनता है, ये भी आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कितने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, कितने वैलिड नहीं है, या फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी। तो न्याय स्कूल के हिसाब से, न्याय एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से, न्याय फिलॉसफी के हिसाब से हमारे पास वैलिड सोर्स के जो नॉलेज है वो कितने हैं, वो 4 ही हैं। अनुपलब्धि और अर्थापत्ति को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। बात समझिए? तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, या आप ये बोल सकते हो कि जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो है परसेप्शन। इससे जो आपको नॉलेज मिलती है ना, वो डायरेक्ट मिलती है। इसमें आपको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता, आपके आंखों के सामने है। हमेशा जो नॉलेज होती है वो राइट होती है। परसेप्शन इज समथिंग विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। मतलब ऐसा कुछ है जो तुम्हारी आंखों के सामने है। परसेप्शन इज डिफाइंड एज सेंस ऑब्जेक्ट, कॉन्टेक्ट एंड अनएरिंग, ऑलवेज राइट एंड एक्यूरेट। मतलब जहां पर आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हो,
जहां पर आपकी 5 ज्ञान इंद्रियों को आप इस्तेमाल करते हो, वो आपकी क्या बनती है, दैट बिकम्स योर परसेप्शन। और ये हमेशा एक्यूरेट होती है, ट्रू होती है, इस पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी आंखों के सामने, आप उसको कैसे डिनाई करोगे। इट इज द फर्स्ट प्रमाण दैट इनेबल अ पर्सन टू हैव अ करेक्ट कॉग्निशन ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की समझ, सही समझ का ये हमारा पहला पैरामीटर होता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं, ठीक है, तो भी हम पहले 2 साल तक अपनी सेंसेस के थ्रू ही सब चीजों को सीखते हैं, ठीक है, पता था ना, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज आ जाती है, सॉरी सेंसरी स्टेज, जहां पर आप सिर्फ अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप बोल नहीं पाते हो, आप टच करके, आप सूंघ के, 5। It is to be noted that perception in English has a different meaning which from point of view. But अगर आप इंग्लिश में देखो तो वहां पर परसेप्शन का मीनिंग कुछ अलग होता है, बट अगर फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए तो हम मीनिंग कुछ और देखते हैं। इन इंडियन फिलोसफी परसेप्शन द फर्स्ट ऑफ 4, ठीक है, 5 नहीं, 4 मीन्स ऑफ प्रमाण्स इनेबल अ पर्सन टू हैव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहां से जो नॉलेज मिलेगी वो आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेगी, टोटल करेक्ट मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी, और एक और फीचर होता है लिमिटेड होती है। एक्यूरेट भी होगी और साथ ही साथ में लिमिटेड भी होगी। लिमिटेड का मतलब आप कितना कितना खा लोगे, कितना सूंघ लोगे, कितना देख लोगे, कितना सुन लोगे। एक लेवल तक ही देख सकते हो ना, आपकी आंखें कहां तक देख सकती, 6 मीटर तक देखने तक आपको चश्मा चढ़ाना पड़ता है, और तो क्या ही देख लोगे, समझ रहे हो ना, यस और नो। सो दिस इज समथिंग कि परसेप्शन है, उससे नो डाउट जो नॉलेज मिलती है वो बहुत एक्यूरेट मिलती है, वो बहुत सही मिलती है, वो वैलिड होती है। बट फर्क क्या है कि यहां पर जो नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अब यहां पर प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते आप इसको, इसको छोड़ दो, ये है आपकी इंटेलिजेंस की टाइप है, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है। इसमें मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ये आप लोगों की बुद्धि मतलब दिमाग, इंटेलिजेंस कितने तरीके की होती है आपकी, इंटेलिजेंस कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की, एक होती है अनुभव और एक होती है स्मृति। स्मृति, ये स्मृति ईरानी की बात नहीं हो रही है, स्मृति मतलब याद है, जो आप लोग जो रिमेंबर है वो वाला, और अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, याद आप। तुम्हें पता है इंसान, जो हम इंसान है, हमारे अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी मेमोरी है। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी मेमोरी है। अगर हमारे दिमाग से, मतलब हमारी बॉडी में से अगर मेमोरी को निकाल दिया जाए, देन वी आर जीरो, कुछ भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, जानवर है। मेमोरी, ये मेमोरी ही है जिसके बेसिस पे हम इस दुनिया में जी रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर आप सुबह, आप लोगों की मेमोरी गायब हो जाए, है ना, आप सुबह उठो और आपको कुछ याद ही ना हो कि आप कौन हो, कहां से हो,
तो क्या करोगे? क्या ही कर लोगे, है ना? आपको पता ही नहीं ये आपके मम्मी है, ये पापा है ना? अब इससे इससे ना एक्चुअली इस ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे अल्जाइमर वाली है। और इस चीज के बारे में अगर आप और समझना हो ना, तो इस पे काफी सारी मूवीज भी बनी हुई है, ठीक है? लोग बोलते हैं गजनी इस पे बनी हुई है, बट मैंने गजनी नहीं देखी है, ठीक है? मैंने गजनी नहीं देखी है। इंग्लिश काफी सारी मूवीज ऐसी हैं जो इस पे बेस्ड हैं। वो उसमें क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, डिसऑर्डर की तरह होता है। अभी अभी आपको कुछ बात याद है और अभी आप भूल गए, ठीक है? अगर आप में से किसी ने मनी हीस्ट मूवी देखी है, शटर आइलैंड, हाँ शटर आइलैंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। बट क्रिस्टोफर नोलन की मूवी देखने के लिए ना आप लोगों का दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज है ना, चाहे वो परसेप्शन हो, चाहे वो शटर आइलैंड हो, चाहे वो सेवन हो, चाहे वो मतलब कोई भी उनकी मूवी है, अगर आप देखोगे, टेनेट देखो, इंसेप्शन देखो, उसमें इतना ज्यादा दिमाग लगता है आप लोगों का, आपको एक बार में मूवी समझ ही नहीं आती। आपको मूवी देखने के बाद दोबारा यूट्यूब पे जाके उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ती है। इंटरस्टेलर देख लो, है ना? तो ये एक्चुअली में वो बंदा है ना, मैं चलो ये तो एक अलग कंसेप्ट आ गया, वो आज की दुनिया से 100 साल आगे ही जी रहा है। जो क्रिस्टोफर नोलन है ना, वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो आम दुनिया से 100 साल आगे ही जी रहा है। उसकी कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, वो एक अलग ही डोमेन में बात करती है। तो मैं यहां पर बता रहा था कि मेमोरी है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब जो सबके पास है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कम लोगों के पास है ना? जो एक्सेप्शनल होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, समझ लो? अब ये मत सोचो कि ये जो बाबा होते हैं सर, लूसिया, लूसिया मूवी देखी है मैंने। उस मूवी में दो दो लाइफ दिखाता है बंदे की, और एंड में जाके उसका सस्पेंस अब ओपन होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है वो वाले जो सबके पास है, जैसे पांच पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, हम सब लोगों के पास है। हर बंदा देख सकता है, हर बंदा सुन सकता है, मतलब भगवान ने ये डाल के भेजी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है अलौकिक, असाधारण, जिसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो आपको साधारण दुनिया से डिफ्रेंशिएट कर देती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अलग होते हैं एक तरीके से, स्पेशल, यस, सिक्स्थ सेंस, नॉनसेंस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पर आपके पास क्या बोलते हैं, वो अलौकिक शक्तियां होती हैं ना, समझ रहे हो ना? नहीं चलेगा तंत्र मंत्र जब होंगे आपके साथ निर्मल बाबा, ऐसा होता ना? तो वो वाली जो अलौकिक शक्तियां हैं, उसको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन का पार्ट बना देते हो। जैसे देखो, पहले हम साधारण परसेप्शन को समझते हैं जो हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। और ये फिर दो तरीके से काम करती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं और एक इंटरनल होती है, ठीक है? एक आपके, आप जिसके साथ बाहर की दुनिया के साथ डिस्कशन करते हो, एक वो चीजें जिसको इस्तेमाल करके आप बाहर की दुनिया के साथ मिलते हो, बाहर की दुनिया के साथ आप बात करते हो, बाहर की दुनिया के साथ आप क्या करते हो, जीते हो। और एक वो जहां पर आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं आप उसकी बात करते हो। जैसे इसमें आप लोगों ने आपकी 5 जो सेंसेस होती हैं वो याद रखनी है, ठीक है? जैसे विजुअल, विजुअल, विजुअल का मतलब
जो आपकी आंखें देख रही हैं, विजुअल मतलब जो आपकी आंखों के द्वारा देखा जा रहा है। ऑल्फैक्टरी, जो आप सूंघ रहे हो, ठीक है, सिर्फ तब जब आपने नाक साफ किया है। ऑडिटरी, बाय द ईयर्स, ऑडिटरी का मतलब ऑडियो, कानों में सुन रहे हो। टेक्टाइल, टच, टेक्टाइल का मतलब टच, टच करके जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो। और टेस्ट मतलब टंग, जीभ, जीभ, यस, जो बोलते हैं रॉन्ग टच। और मेंटल अवेयरनेस, बाहर की दुनिया का ज्ञान कैसे आपको। फिर इंटरनल परसेप्शन के अंदर जो अंदर चल रही हैं चीजें, आपका दिमाग अगर है तो। कॉग्निशन, परसेप्शन और फीलिंग्स। कौन सी फीलिंग्स? वो सारी फीलिंग्स जो आप अंदर से फील करते हो और फिर वो बाहर नजर आती। जैसे आप डिप्रेस्ड फील करते हो, आपको भूख लगती है, आपके पेट में चूहे दौड़ते हैं, कभी देखा आपने? अब अपनी मम्मी को बोलते, मम्मी बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और आपकी मम्मी बोल दे निकाल के दिखा, कैसे निकालो? नहीं पॉसिबल। तो ये चीजें आपके अंदर हैं, फिर वो बाहर नजर आती है ना। ये चीजें आपके अंदर हैं और फिर वो बाहर नजर आती। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपके थोबड़े पे नजर आ जाएगा कि बंदा स्ट्रेस में है। अगर आपको भूख लग रही है तो भी नजर आ जाएगा। हैप्पीनेस, अगर खुश हो तो भी नजर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी, वट एवर इज, जो आपके अंदर चल रहा है वो बाहर नजर आएगा ही आएगा। सर ब्रेकअप बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, इनसे ऊपर भी बहुत कुछ है जिंदगी में। मैंने लोगों को देखा है, सर ब्रेकअप हो गया, सर पढ़ाई नहीं करेंगे, जिएंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बता मत, अभी मर जा, अभी मर जा, बता मत। अगर तू बता रहा है तो तेरी कोई इंटेंशन नहीं है मरने की। क्या मतलब, इसका क्या मतलब? हो गया तो हो गया, खत्म होगी क्या दुनिया? दुनिया में लड़के लड़कियां खत्म हो गए क्या? कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। उस चक्कर में तुम रो रो के बाल्टी भर दी पानी की, अपने करियर को भी साइड पे कर दिया, पेपर भी क्लियर नहीं हुआ, तो क्या ही फायदा उस चीज से, बता। समझ रहे हो ना? अजीब सा सीन है। तो ये हमारी जो परसेप्शन है उसको हम साधारण और असाधारण दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज हम साधारण तक इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर जो साधारण परसेप्शन है वो भी आपकी आगे दो तरीके की हो जाएगी। कौन सी? एक एक जो एक्सटर्नल है, जिससे आप बाहर की दुनिया के साथ क्या करते हो, लिंक करते हो। और एक इंटरनल है जो आपके अंदर चलता है, जो आपके अंदर चलता है। सेंसेस तो बेटा पांच ही होती हैं, ये मेंटल अवेयरनेस है, मतलब दुनिया की नॉलेज कैसे आपको, यही पांच सेंसेस। ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का फिलहाल का इंट्रोडक्शन का पोर्शन। अभी उसके बाद असाधारण है, डिटेल में बहुत सारी चीजें, अभी तो बहुत मजा आने वाला है। मैं बता रहा हूं, जितना आप लोगों को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है ना, जब ये खत्म हो जाएगा उतना ही आप लोगों का फेवरेट टॉपिक बन जाएगा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है।
बस सारी क्लासेस को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा और जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप रिवाइज करके आइए। बस जितना आपको पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करके आइएगा, इतना कर लीजिएगा, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, यूट्यूब पे भी इसकी एक मैराथन है, मैंने आई थिंक यूट्यूब पे पढ़ाया था एक बार, ये है ना, 1.5-2 घंटे की क्लास है यूट्यूब पे भी, उसको भी आप देख सकते हो। बट बाद में देखिएगा, पहले आप नॉर्मल इस कोर्स को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आप उस क्लास को देखिएगा। एक्सटर्नल परसेप्शन, जिससे आप बाहर की दुनिया के साथ बच्चे रिलेट कर रहे हो। एक्सटर्नल मतलब बाहर दुनिया को कैसे देख रहे हो, कैसे खा रहे हो चीजें, वो वाला। सर मैराथन कब लोगे? अरे पिछली बार का भी रिजल्ट नहीं आया, शीट्स नहीं आई, अभी मैराथन लेके क्या करूंगा? मेरे को एक बात बताओ, बच्चे ही नहीं आएंगे उस मैराथन में? अभी तो ऐसा है कि सिलेबस खत्म करने दो, है ना। चलो, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोहड़ी की जाओ, आग लगाओ, सेको और फैमिली के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करो। अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें और चीजों को पढ़ेंगे। वेस्टर्न लॉजिक भी ठीक है, साथ ही में खत्म करवा दूंगा आप लोगों का इंडियन लॉजिक के साथ, और इंडियन लॉजिक के जो फिलोसफिकल स्कूल्स हैं वो भी आप लोगों को साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।